जिनकी जो डेवलपमेंट है नॉर्मली हम कहाँ पे करवाते हैं, पानी के अंदर करवाते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं, ये टर्निप है वैसे, इसको आप ज़मीन के अंदर, ज़मीन में, मट्टी के अंदर, सॉइल में लगा सकते हैं, अगर आप सिर्फ इसको पानी के अंदर ग्रो कराएं। घर में आप पानी के एक ट्यूब्स बनाएं और उन ट्यूब्स के अंदर हालो या छोटे छोटे से सुराख करें और उन सुराख वाली जगह पे प्लांट्स को कल्टीवेट करें। तो ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक है। ये भी आप देख सकते हैं, एक और फिगर भी है, ये भी हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को आप, जो खुश्की पे प्लांट हो सकते हैं, मीन्स मट्टी पे जो प्लांट्स हो सकते हैं, उनको ज़मीन के अंदर आप ग्रो कराने, इस पानी के अंदर ग्रो करवाने की कोशिश करें, तो इसको हम नाम देते हैं कि यह हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रो वैसे वर्ड की मीनिंग वाटर है। हाइड्रो मीन्स वाटर और प्लस पोनोस मीन्स वर्क। तो ये पानी पे काम किया जाता है। इसको हम नाम देते हैं कि ये सॉइल लेस प्रोसेस है, और दूसरा नाम दिया जाता है कि ये वाटर कल्चर की मदद से किया जाता है। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक के ये दूसरे नाम हैं। इसमें एक जो हाइड्रोपोनिक का नाम स्पेशली आप पढ़ रहे हैं, वन इज वाटर कल्चर। वाटर कल्चर का मतलब है कि आप पानी को कल्चर करें, उसके अंदर वो तमाम रिक्वायर्ड मिनरल्स डालें। मीन्स ऐसे हाइड्रोपोनिक वाली टेक्निक नहीं होती। मीन्स इस जगह पे जो हमने हाइड्रोपोनिक टेक्निक ये देखी है, इस जगह पे ये ट्यूब्स लगाए गए हैं ऐसे, और इनके अंदर पानी अवेलेबल है, और इस पानी के अंदर वो तमाम रिक्वायर्ड मिनरल्स ऐड किए गए हैं जो प्लांट को ज़मीन से रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल दैट आर एडेड इनटू द वाटर। तो ये पानी है जिसके अंदर वो तमाम मिनरल्स ऐड किए जाते हैं जो प्लांट को ज़मीन से चाहिए। तो इस टेक्निक की मदद से हम उन तमाम प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं जो हम ज़मीन पे ग्रो कराते हैं, मट्टी में ग्रो कराते हैं। तो ऐसी टेक्निक को यूज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर घर में आपके पास एक सैन है छोटा सा, उसको आप यूज कर सकते हैं, या उसके बाद जो है आप कहीं पे भी जो जमीन नाकारा है, अनफर्टाइल सोइल है, जो जमीन जो है कारामंद नहीं है, जिसको आप यूज करते हैं तो वहां पे प्लांट ग्रो नहीं करते, तो उस जमीन वाले एरिया में ऐसे हाइड्रोपोनिक के ट्यूब्स लगाएं और उस ट्यूब के अंदर इन प्लांट्स को ग्रो करें। तो ये टेक्निक भी हमारे लिए फायदेमंद होती है, जिसमें से हमें बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है और अर्निंग भी होती है। तो इसकी डेफिनेशन की हम तरफ चलते हैं। दिस इज अ रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस कहा जाता है वैसे, और इसमें होता क्या है, ग्रो या कल्टीवेट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल plants on aerated medium, or we can say in cultured water. हाइड्रोपोनिक बेटा ये रिसेंट एक ब्रांच है, और इस हाइड्रोपोनिक में वो प्लांट जो जमीन में पानी के अंदर, सॉरी मट्टी में होते हैं, मट्टी के अंदर होते हैं, और वो एरिया जो आपके जमीन तो है मगर उसकी सॉइल खराब है, उसकी मट्टी खराब है, उसके अंदर नमक है या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वहां पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, तो उसी प्लांट, उसी जमीन के ऊपर आप ऐसे ऐसी जो है एक ऐसी जो है सिस्टम को डेवलप करें, इस टाइप के सिस्टम को डेवलप करें, तो आप वही एरिया आप प्लांट की कल्टीवेशन में यूज कर सकते हैं।
तो दोबारा सुन लें, वो प्लांट जो जमीन में ग्रो करते हैं, मट्टी पे ग्रो करते हैं, मट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को मट्टी के बगैर आप पानी में ग्रो करवाएं तो ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, ओनोज मीन्स वर्ड, पानी के ऊपर काम करके प्लांट को ग्रो करवाना, ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं कि ये वाटर कल्चर है। इसको हम सॉइल लेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मट्टी या जमीन के अंदर प्लांट की जड़ें नहीं जाती, पानी के अंदर जाती हैं। आप देख रहे होंगे इस जगह पे ये पानी के अंदर इन प्लांट्स को ग्रो कराया गया है। तो ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक है। अब बेटा इस हाइड्रोपोनिक की मदद से आप तमाम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को आप ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ी देर तक सर्वाइव करती हैं। मीन्स ऐसे प्लांट जो 2-3 महीने ग्रो करें, उन प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं इजिली इस जगह पे। बड़े बड़े दरख्त ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्निक जो है फेल हो जाएगी, या वहाँ पे कैसे ये प्लांट लॉन्ग टाइम तक जो है सर्वाइव करेंगे। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसके फायदे में भी हैं, मीन्स इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं, हमें इस तरीकेकार के जो हमें एडवांटेजेस हैं, यूज अनफर्टाइल सॉइल, अनफर्टाइल सॉइल मीन्स जो जमीन आपकी काम की नहीं है। अनफर्टाइल का मतलब क्या है कि आप जब प्लांट जमीन के अंदर लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं करते। तो ऐसी जमीन जिसमें प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करें उसको अनफर्टाइल कहा जाता है। और जहाँ पे आपकी क्रॉप्स हो रही होती हैं, वेजिटेबल्स हो रहे होते हैं मट्टी के अंदर, ऐसी जमीन को हम कहते हैं कि ये फर्टाइल है, इसमें फर्टिलिटी है, इसमें जरखेजी है। और जरखेज मट्टी जो नहीं होती उसको हम नाम देते हैं कि ये अनफर्टाइल है। यूज अनफर्टाइल सॉइल मीन्स ऐसी मट्टी जो आपकी जमीन तो है, आपका लैंड तो है वो, मगर उस लैंड में जमीन में अगर आप प्लांट ग्रो करवाते हैं तो वो ग्रो ही नहीं होते। तो उस जगह पे ग्रो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जमीन मट्टी जो है अनफर्टाइल है, इस वजह से। तो आप ऐसे कंटेनर, ऐसे जो है ट्यूब्स लगाएं, ऐसी अरेंजमेंट करें जिसकी मदद से आप इन प्लांट्स को आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है इंक्रीज प्रोडक्शन कर सकते हैं आप। इंक्रीज प्रोडक्शन मीन्स जमीन की जरखेजी तो नहीं बढ़ा सकते आप, मगर उसी जमीन को यूज करते हुए आप प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मीन्स क्रॉप्स वहां पे ग्रो करवा रहे हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स आप ग्रो करवा रहे हैं, तो वेजिटेबल्स से मिलने वाला जो मटेरियल है आपको फायदा देगा, क्योंकि उसी टेक्निक को आप यूज करते हुए या उसी मटेरियल को यूज करते हुए आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी चीज बेटा, डिक्रीज वीड्स। और वीड्स कहा जाता है अनवांटेड प्लांट्स को। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कहीं पे भी जमीन में प्लांट ग्रो करवाते हैं तो उस प्लांट जो वेजिटेबल मीन्स आपके पास अगर कॉटन का प्लांट ग्रो कराया है, या आपने कोई रोज का प्लांट ग्रो कराया हुआ है, कोई भी प्लांट आपने ग्रो कराया हुआ है, आपके प्लांट काम का एक प्लांट है, उसके साथ 100, 200, 150 प्लांट और जो गैर जरूरी प्लांट है वो ग्रो कर रहे होते हैं। उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड कहते हैं। अगर आप जो है प्लांट को इस टेक्निक की मदद से ग्रो करवा रहे हैं तो इस टेक्निक की मदद से आपको अपने वाला प्लांट नजर आ रहा है, बाकी कोई प्लांट नहीं है। तो जो गैर जरूरी प्लांट होते हैं, मीन जमीन में आप एक प्लांट को ग्रो कराते हैं तो बहुत सारे गैर जरूरी प्लांट ग्रो करते हैं। तो जो गैर जरूरी प्लांट होते हैं वो जमीन से मिनरल ले रहे होते हैं, वो जमीन से मटेरियल्स ले रहे होते हैं। तो मीन्स आप जो भी मटेरियल प्लांट को देने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर मटेरियल या हिस्सा जो है गैर जरूरी पौधे जो है वो ले जाते हैं। तो ऐसी टेक्निक की मदद से आप इन गैर जरूरी पौधों को खत्म करके आप वन एंड ओनली जो आपका अपना प्लांट है उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उसको ग्रो करवा सकते हैं। और इस टेक्निक की मदद से डिजीज का चांस कम होता है, लेस चांस ऑफ डिजीज
प्लांट बीमार नहीं पड़ते। मीन्स होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास जो सॉइल में ज़मीन में प्लांट ग्रो कराते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनको कोई बीमारी है तो उस जगह पे वो ख़त्म होने के बाद दूसरे प्लांट आप ग्रो करा रहे हैं, तो वही जरासीम जो हैं, वही माइक्रोब्स जो हैं, वो उन प्लांट्स को भी असरअंदाज हो सकते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि उन पहली क्रॉप्स या पहली वेजिटेबल्स का जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजेंस हैं या डिजीज हैं, जो आने वाले न्यू प्लांट्स जो वहां पे आप ग्रो करा रहे हैं उनके ऊपर भी वो असरअंदाज होंगे। एडवांटेजेस, यूज अनफर्टाइल सॉइल कर सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिक्रीज वीड्स या वीड्स कैन नॉट डेवलप, लेस चांस ऑफ डिजीज है। और दूसरी चीज बेटा, जो किसी प्लांट के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पर्टिकुलर minerals that required for growth of specific plants। जो गैर जरूरी, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहां पे प्लांट लगा हुआ है, कोई भी प्लांट है, तो उस प्लांट को आप डिफरेंट मिनरल्स देके देखते हैं और उन मिनरल्स से आपको आइडेंटिफाई होता है, आपको पता चलता है कि इस प्लांट को कौन सा मिनरल देना चाहिए जिसके ऊपर ये बेहतर ग्रो कर रहा है। आप इसी चीज को आप फार्मर्स को बता सकते हैं कि भाई आप अपनी जमीन में ये लगाएं, ये मिनरल दें, इस प्लांट के ऊपर ये मिनरल ज्यादा वर्क करता है। तो मीन्स इस टेक्निक की मदद से, इस तरीकेकार की मदद से हम प्लांट को जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं, उन मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिनरल इस प्लांट के लिए बेहतर है, इस मिनरल के ऊपर प्लांट बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। तो आप इस टेक्निक को यूज करते हुए आप दूसरे फार्मर्स जो हैं उनको फायदा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मिनरल्स जो हैं आप अगर कॉटन को दे रहे हैं, या ये मिनरल्स आप अगर जो है किसी फलां वेजिटेबल को दे रहे हैं या फलां प्लांट को दे रहे हैं, तो ये प्लांट इस चीज के ऊपर बेहतर प्रोडक्शन भी देता है और जल्दी में ग्रो भी करता है। तो आप वो मिनरल्स भी उन फार्मर्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज जो है हमने करके देखी है, फिर एक्सपेरिमेंटली हमें ये प्रूव हुआ है कि ये चीज बेहतर है, आप भी इस चीज को करें ताकि आपका बेहतर फसल हो, आप बेहतर प्रोडक्शन जो है कलेक्ट कर सकें। और इसके बाद जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस बेटा ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं इसमें कि इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं नॉर्मल इसके कंपैरिजन में। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्ड मनी, मीन्स इसमें ज्यादा खर्च है। जो कॉमनली जमीन के अंदर आप प्लांट लगाते हैं तो उन प्लांट्स को लगाकर आप छोड़ देते हैं, तो वहां पे जरूरत या जरूरी नहीं होता कि आप ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स दें। थोड़े बहुत कुछ आप मिनरल्स वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म में, बाकी ऑलमोस्ट अगर नहीं भी आप देना चाहें तो भी प्लांट्स वहां पे सर्वाइव कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। तो मीन्स इसमें इकोनॉमिकल लॉस है कि मीन्स वही जमीन है, वही एरिया है, आप जिस जगह पे कम पैसे के ऊपर जो है, खर्च के ऊपर जो है प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, आप जो है इस जगह पे ज्यादा खर्च करेंगे, बार बार मिनरल्स पानी के अंदर ऐड करेंगे और मिनरल्स को बार बार ऐड करने के लिए आपको पैसे रिक्वायर्ड होंगे। और दूसरी चीज बेटा ये कि इसमें पर्टिकुलर वर्कर या टेक्नीशियन चाहिए होगा, क्योंकि लेबोरेटरी टेक्निक वाला बंदा चाहिए होगा आपको। और लेबोरेटरी टेक्निक का मतलब ये है कि पानी की पीएच को चेक करता रहे, पानी के अंदर जो मिनरल्स आप ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा है या कम है। मीन्स ऐसे ना हो कि आप ज्यादा डाल जाएं और प्लांट मर जाएं आपके, या ऐसे ना हो कि आप कम दे दें प्लांट को ताकि उनको वो जरूरत पूरी ना हो। जो आपके टाइम पीरियड के अंदर एक चीज बननी है, आपको प्रोडक्शन मिलनी है,
वो आप प्रोडक्शन ही कलेक्ट न कर सकें, तो रिक्वायर्ड मनी होते हैं, पर्टिकुलर वर्कर या टेक्नीशियन की जरूरत होती है। और दूसरी चीज बेटा ये होती है कि इसमें सब प्लांट आप ग्रो नहीं करवा सकते, कि नॉट ग्रो all types of plants, only few plants जो हैं प्लांट्स या स्पेशली वेजिटेबल्स हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो मीन्स इस टेक्निक की मदद से आप तमाम प्लांट ग्रो नहीं करवा सकते हैं, मीन्स आप ऐसे प्लांट ग्रो नहीं करवा सकते जो साल या उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो छोटे प्लांट या थोड़ी देर तक रहने वाले जो प्लांट होते हैं उनको हम इस टेक्निक की मदद से ग्रो करवाते हैं। जी बुशरा, बुशरा अनम्यूट करें बेटा। बुशरा क्वेश्चन है तो सर ये लास्ट वाली पॉइंट रिपीट कर दे। बेटा नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि गांव में ज्यादातर लोग पानी जमीन के अंदर प्लांट लगाकर छोड़ देते हैं, उस जगह पे किसी टेक्नीशियन की जरूरत पानी देते रहते हैं बस, और उसके बाद एक पढ़े लिखे किसी बड़े इंसान या पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि जो पढ़ता नहीं है वही फार्मर बनता है। मगर इंटरनेशनली ये है कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, जो आपका पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है, अच्छा खासा जो है पढ़ा लिखा है, वो अगर एग्रीकल्चर की तरफ आता है, ज़रायत की तरफ आता है, प्लांट्स को ग्रो करवाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाता है, तो वो बंदा ज्यादा अच्छा काम कर पाता है किसके कंपैरिजन में, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो मीन्स वो सिर्फ वही टेक्निक्स जानता है। जबकि आप या हम जो है इस टेक्निक को यूज करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, या हाइब्रिड सीड को यूज करते हुए, या हाइड्रोपोनिक को यूज करते हुए जमीन का कोना कोना हम यूज कर सकते हैं। पूरी जमीन जो है हम यूज कर सकते हैं, हर जगह को हम यूज कर सकते हैं। एरेटेड मीडियम का मतलब है पानी के अंदर, एरिगेशन, नहरी निजाम जिसको आप कहते हैं, मीन्स ऐसे प्लांट जो आप सॉइल पे मट्टी में ग्रो कराते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो पानी में ग्रो कराते हैं वो एरेटेड या इक्वेटिक होते हैं। तो ऐसे प्लांट जो आप मट्टी पे ग्रो कराते हैं जमीन पे ग्रो करवाते हैं, पानी के अंदर नहीं होते वो, तो आप उन प्लांट्स को मट्टी तो दिखाएं नहीं, मट्टी के अंदर, उनकी सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर जो है रूट्स ग्रो ही नहीं करें, पानी के अंदर ही ग्रो कराएं। तो ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं कि ये वाटर कल्चर है। ये वाटर कल्चर है, ये आप देखें, ये रूट्स हैं प्लांट की देखें, और ये पानी है इस जगह पे, और ये प्लांट है, या आप कहें कि ये टर्निप है। तो इन प्लांट्स को, तमाम वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट हम पानी के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आपके घर में कोई भी सहन है, या उसके बाद आप छत है तो उस छत वाले एरिया को भी आप यूज कर सकते हैं, और इस टेक्निक की मदद से आप घर में अपनी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मगर इसमें दो तरीकेकार होते हैं। एक तरीकेकार ये होता है कि वाटर रिप्लेसमेंट करवाते हैं, एक ये होता है कि इसके अंदर जो इन ट्यूब की मदद से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से हम पानी इसको रिमूव करवा देते हैं, थोड़े वक्त तक रखते हैं फिर हम। कोई ऐसा एग्जांपल है जो आप हाइड्रोपोनिक घर में करते हो आप? हाँ बिल्कुल हम करते हैं। मनी प्लांट, जो पानी का एक जो है टब भरते हैं, या छोटी सी जार के अंदर एक जो बेल है वो डाल देते हैं, जिसको हम मनी प्लांट कहते हैं। ये मनी प्लांट जो पानी के अंदर आप ग्रो करा रहे होते हैं, दैट इज द हाइड्रोपोनिक। तो ये भी एक हाइड्रोपोनिक है। यही प्लांट आप पानी के, मट्टी के अंदर भी ग्रो करवाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये खूबसूरत रहे, आपके घर के अंदर डिफरेंट जगहों पे ये सरवाइव करे, तो आप एक जार बनाते हैं और उस जार के अंदर जो है उस प्लांट को लगाकर आप ग्रो करवाते हैं, जिसको आप नाम देते हैं कि ये मनी प्लांट है। और ये मनी प्लांट जो हम ग्रो करवाते हैं, ये भी एक सिंपल हाइड्रोपोनिक की एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप यूज कर रहे होते हैं। उसका पानी रिप्लेस करना जरूरी होता है हर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन के बाद,
जितना पानी उसका रिप्लेस करेंगे इतना क्विकली ग्रो करेगा, क्योंकि पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ पानी बच जाता है। पानी सिर्फ प्लांट को काम का नहीं है, अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं, दोबारा पानी डालते हैं तो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। या तो आप बार बार पानी रिप्लेस करते रहें या उसके अंदर रिक्वायर्ड मिनरल्स को ऐड करते रहें। तो ये दो तरीके कार होते हैं जिसकी मदद से आप इन प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम आगे चलें। एनी क्वेश्चन? नो सर। बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है इसके अंदर। आप हाइड्रोपोनिक की मदद से टोमेटोज हैं या बहुत सारी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको आप आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है पोल्यूशन। अब हम इस जगह पे डिटेल में पोल्यूशन तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटर में चैप्टर नंबर 13 पूरा आपका पोल्यूशन के ऊपर है, मगर इस जगह पे इंट्रोडक्शन है। आपके चैप्टर में पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन बेटा एनी अनडिजायरेबल चेंज को कहते हैं। माहौल में, इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ रही है, कोई गैर जरूरी तब्दीली आ रही है, कोई अनवांटेड खराबी आ रही है, तो ऐसी खराबी, ऐसे प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं कि ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन वर्ड की मीनिंग ही अगर आप देखें तो पोल्यूशन वर्ड मीन्स पोल्यूशन। पोल्यूशन की मीनिंग ही पॉइजन है। वैसे pollution you can say that is the poison. Pollution is poison for the environment. Pollution is undesirable physical, chemical or biological characteristic changes in air, land या water पे। तो मीन्स कोई भी गैर जरूरी तब्दीली किसी हवा में या मिट्टी में या पानी में, उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी खराब हो जाए, केमिकल उसका जो है कोई ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए, या बायोलॉजिकल का मतलब है कि उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या दूसरी चीजें उसके अंदर ऐड हो, या आप जो है उस जगह पे कोई चेंजेस लाए वो चीजें। It has caused many problems ranging from the lung cancer to greenhouse effect. Do you know the greenhouse effect? ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं, माहौल के गर्म होने को कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है बेटा। ये जो दुनिया गर्म हो रही है, ये ज्यादातर गर्मी जो हो रही है, ये ज्यादातर इस पोल्यूशन की वजह से हो रही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के बढ़ने की वजह से ये पोल्यूशन हो रही है। तो pollution is poison for the environment. Pollution is unwanted, undesirable change in air, soil, land, you can say, या water। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन हमेशा याद रखना, पोल्यूशन caused by man and observed by man। करता भी इंसान है, और चीखें, आवाजें या बार बार आपको कहता भी इंसान है कि भाई गंदगी हो रही है, आलूदगी हो रही है। तो ये आलूदगी, गंदगी जो है वो किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन की वजह से हो रही है। तो कभी भी आपको गाय, भैंस, बकरी, ऊंट या ऐसे जानदार ने कभी भी आपको नहीं कहा कि माहौल में खराबी हो रही है, गंदगी, आलूदगी हो रही है, पोल्यूशन हो रही है। तो पोल्यूशन काज कौन कर रहा है? ह्यूमन। पोल्यूशन काज बाय मैन एंड ऑब्जर्व बाय मैन। पोल्यूशन जिसकी वजह से होती है, उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम पार्टिकुलेट्स कहते हैं या पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। पार्टिकुलेट्स आर, यू कैन से द पॉल्यूटेंट्स। pollution causing materials। बेटा कोई भी पोल्यूशन है, मीन्स हवा में आलूदगी वाली कंडीशन पोल्यूशन हो सकती है, या आवाज जो तेज है, नॉर्मल से ज्यादा है, वो पोल्यूशन हो सकती है, या किसी जगह पे आलूदगी, गंदगी है, वहां पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या माइक्रोब्स अवेलेबल है, वो पोल्यूशन हो सकती है। तो मीन्स फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो पोल्यूशन caused by man, observed by man। pollution is unwanted change in the environment। माहौल में आलूदगी वाली कंडीशन जो है। अब पोल्यूशन की हम बात करें तो पोल्यूशन के दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन।
पोल्यूशन के दो मेन टाइप्स हैं. वन इज नॉन मटेरियल पोल्यूशन. नॉन मटेरियल पोल्यूशन बेटा वो पोल्यूशन है जिसमें कोई मटेरियल नहीं होता. और नॉन मटेरियल में हमारे पास वन इज द रेडिएशनल पोल्यूशन एंड अदर वन इज द नॉइज पोल्यूशन. और दूसरी चीज जो है वो है मटेरियल पोल्यूशन जिसमें कोई केमिकल होता है, कोई ना कोई सब्सटेंस होता है. तो मींस ऐसी पोल्यूशन जो किसी बगैर मटेरियल के हो उसको आप नॉन मटेरियल पोल्यूशन कहते हैं. जैसे रेडिएशनल है, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ये तमाम रेडिएशंस क्या है, कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है बेटा ये. तो ये पोल्यूशन जो है कोई केमिकल नहीं है, सॉरी रेडिएशन कोई पोल्यूशन केमिकल नहीं है. रेडिएशनल पोल्यूशन जो है इसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉन मटेरियल पोल्यूशन. और नॉइज भी आप देखें, आवाज है, आवाज कितना, मोर देन 80 डेसिबल जो है. अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है आवाज तो उसको हम कहते हैं कि ये अनवांटेड है. और ये 80 डेसिबल से जो आवाज ज्यादा होता है, ये गाड़ी का हॉर्न जो है वो, या किसी फैक्ट्री का आवाज है वो, या एरोप्लेन का आवाज है वो, या उसके बाद लाउड स्पीकर है, या ऐसी तमाम चीजें, या पॉप सिंगर्स के जो ड्रम होते हैं उनकी जो ढम ढम होती हैं. तो ये तमाम चीजें हम क्या कहते हैं कि ये नॉइज है. नॉइज पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से हो रही है, और जो है लाउड स्पीकर्स की वजह से हो रही है, और उसके बाद जो है कॉमनली इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की वजह से हो रही है. तो पोल्यूशन के दो मेन टाइप्स हैं, एक नॉन मटेरियल. नॉन मटेरियल के दो टाइप्स हैं, वन इज द रेडिएशनल पोल्यूशन एंड अदर वन इज नोन एज अ नॉइज पोल्यूशन. और मटेरियल में कोई ना कोई मटेरियल होता है, कोई ना कोई केमिकल होता है. मीन्स एयर में, जैसे हवा में आलूदगी होती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक है, डस्ट है, टार, मट्टी वगैरह जो हवा में बढ़ती हैं, जो ऐसी कंडीशन के लिहाज से हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूशन है. पानी के अंदर क्या है बेटा, गर्म पानी हम ऐड करते हैं, या किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के जो टरबाइंस होते हैं, या उसके बड़े जो मशीनरी होती है, उसको साफ करने के बाद उसमें से जो गंद निकलता है उसको हम जब पानी के अंदर डालते हैं, या उसके बाद प्लास्टिक बैग्स हम पानी के अंदर डालते हैं, या कोई पॉइजन या ऐसी जहरीली चीज हम पानी के अंदर डालते हैं, या घर के अंदर आप तमाम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं उनकी वजह से पोल्यूशन होती है, शैम्पू यूज करते हैं उसकी वजह से, सोप यूज करते हैं उसकी वजह से. तो ये तमाम पानी आप जो घर से ड्रेन कर रहे हैं, ये जा रहे हैं गटर में, फिर गटर को हम छोड़ रहे हैं किसके अंदर, अलो कर रहे हैं रिवर के अंदर, फिर रिवर जो है आगे चलकर दरिया में गिर रहा है. तो इसी तरीके से ये पानी जो है आलूदा या गंदगी वाला या गंदा पानी हो रहा है. लैंड पोल्यूशन, जमीन के ऊपर जो आलूदगी होती है वो ज्यादातर प्लास्टिक बैग की वजह से हो रही है, प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से हो रही है, और उसके बाद किसी इंडस्ट्री का गंदा पानी या कोई चीज जमीन के ऊपर रिलीज करवा रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, या उसके बाद जो है तमाम कचरा जो है, गंदगी या आलूदगी जो है वो जमीन के ऊपर जो ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है, सॉरी मीन्स हम छोड़ रहे हैं या ग्रो करवा रहे हैं, या नॉर्मली ये चीजें अवेलेबल हैं, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स या मटेरियल. एक वो जिसमें कोई केमिकल कोई मटेरियल नहीं, वो नॉन मटेरियल पोल्यूशन, जिसमें रेडिएशनल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन आ जाता है. मटेरियल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन है. फिर उसके बाद हम अगर आगे आए, आगे आते हैं तो बेटा हमारे पास कुछ और चीजें भी अवेलेबल हैं. मीन्स कुछ और टर्मिनोलॉजीज हमारे पास बुक के अंदर दी गई हैं. एक है जिसको आप क्रॉप रोटेशन कहते हैं. क्रॉप रोटेशन कहते हैं मीन्स सीजनली, ईयरली आप प्लांट्स को जमीन में कल्टीवेशन के लिहाज से आप रोटेट करते रहें. मीन्स एक साल अगर एक वेजिटेबल ग्रो करा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर दूसरी वेजिटेबल आप ग्रो कराएं. अगर एक ईयर जो है एक साल या इस साल कोई और चीज क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर कोई और. मीन्स रोटेशन इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स
रोटेशन ऑफ कल्टीवेशन of crops in soil या lands yearly, या आप कह सकते हैं एनुअली, या सीजन के लिहाज से भी कह सकते हैं। मीन्स आप जमीन में प्लांट्स जो आप ग्रो करा रहे हैं हर साल सेम प्लांट नहीं होने चाहिए। जमीन में अगर आप सेम टाइप के प्लांट्स आप ग्रो कराएंगे तो फिर क्या होगा कि सॉइल में से सारी चीजें वो प्लांट ग्रो कर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये होता है कि एक साल आपको अच्छी फसल मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर आपको कम फसल मिलेगी, फिर नेक्स्ट ईयर कम मिलेगी। अगर आप रोटेट करते रहते हैं तो प्लांट्स में ये होता है कि रोटेशन की वजह से जमीन में कुछ चीजें जमा हो जाती हैं। एक साल आप छोड़ देते हैं उस प्लांट को, जो नेक्स्ट ईयर आप ग्रो करवाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी फसल अच्छी होगी, आपके क्रॉप्स अच्छे होंगे। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि जमीन में आप हमेशा एक जैसे प्लांट नहीं ग्रो कराएं, एक ही टाइप के वेजिटेबल या क्रॉप को ग्रो नहीं करवाएं, हर साल आप चेंज करते रहें अपनी जमीन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से हम इंक्रीज फर्टिलिटी कर सकते हैं, जमीन की जो जरखेजी है उसको बढ़ा सकते हैं हम, और उसके बाद रिड्यूस चांस ऑफ डिजीज, बीमारी या बीमार, एक प्लांट जो आपने ग्रो कराया वो बीमार था और वही प्लांट नेक्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी डिजीज उसको ट्रांसमिट हो सकती है। तो अगर आप प्लांट को जो है जमीन के अंदर जो लगा रहे हैं आप तो रोटेट करते हुए लगाएंगे तो एक प्लांट की डिजीज दूसरे प्लांट की डिजीज तक नहीं पहुंच पाती और उनके बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से डिजीज डेथ करने के चांस होते हैं या मर जाते हैं। इसके बाद कुछ दो तीन और टर्म्स भी हैं। एक है बेटा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट्स का कट करना, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट हम कहते हैं। मीन्स हमारे पास फॉरेस्ट तकरीबन 5 से 6% होने चाहिए, जो माशाल्लाह पाकिस्तान में इससे भी कम हो चुके हैं। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ प्लांट्स या फॉरेस्ट, और उसके बाद प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसको एफोफॉरेस्टेशन कहा जाता है। प्लांटेशन जो आजकल प्लांटेशन गवर्नमेंट करवा रही है, तो प्लांट्स को कट करें, खत्म करें, तादाद में कम करें। जो पोल्यूशन हो रही है वो ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पोल्यूशन हो रही है और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप देखेंगे बेटा डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, दो तीन चीजें जो हो रही है कॉमनली। एक चीज आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जमीन गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना और मीथेन गैस का इंक्रीज होना हवा में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से जमीन गर्म हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग आल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज द सेम थिंग। एक और टर्म भी यूज किया गया है वो है एसिड रेन, तेजाबी बारिश या बरसात। साल में कहा जाता है कि पहली जो बारिश हो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, गाड़ियों से केमिकल धुआं वगैरह जो निकलता है, फॉर एग्जाम्पल वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनता है। और उसके बाद अगर जो है हवा में क्लोराइड आयन या क्लोरीन अवेलेबल है तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के चांस होते हैं। और उसके बाद अगर हवा में जो है
डिफरेंट टाइप के जो है नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं या नाइट्रस एसिड बनाते हैं। तो बहुत सारे एसिड बनते हैं, मगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। इनकी पीएच क्या होती है, अबाउट 5 पीएच होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये डाइल्यूट एसिड होते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है बरसात में। तो बारिश में इससे क्या होता है कि ज्यादातर इरिटेशन होती है या स्किन कैंसर होता है, या अगर आपका कोई क्रॉप तैयार है, रेडी है, उसके ऊपर अगर तेजाब छिड़क दिया जाए तो आप देखें उसकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर होगा, या हम कहते हैं कि उसके जो फ्रूट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। या आपकी कोई बेहतरीन गाड़ी, कलर्ड गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, उसके ऊपर अगर तेजाब फेंक दें तो उसका कलर खराब हो जाएगा। या उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर अगर वही तेजाब फेंक दिया जाए या आ जाए तो उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर स्किन कैंसर या उसके बाद जो है इरिटेशन या स्किन डिजीज होने के चांस मैक्सिमम या ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके किताब में चैप्टर नंबर 1 के साथ रिलेटेड है। आप पूरा चैप्टर पढ़ के आना। चैप्टर नंबर 1 में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो कल मैं आपसे पूछूंगा या आप मुझसे पूछ लेना। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगा। जो भी इसके एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करवा के हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आप अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें अपने माइक जो है, जिसको क्वेश्चन है वो अनम्यूट करें।